2 महीने पहले तक मोदी को खत्म और कमजोर बताने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी के चुनावी नतीजों से ऐसे सदमे में हैं कि उनके दिमाग के तार झंझना गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि बोले क्या। कभी अडानी चिल्लाने लगते हैं, कभी ईवीएम करने लगते हैं, कभी बैलेट पेपर करते हैं, कभी संभल और मुसलमान पर छाती पीटते हैं। मतलब ना देश के लिए इनके पास विजन है और ना खुद की राजनीति के लिए। जबकि मोदी चुपचाप देश को आगे ले जाने के साथ साथ अपनी पॉलिटिक्स को भी चुपचाप बिना शोर पटरी पर ला चुके हैं। और इसी चिढ़ में विपक्ष अपना गुस्सा संसद के सत्र पर निकाल रहा। मोदी की रफ्तार नहीं रोक सकते तो संसद की रफ्तार रोक दो, काम ही मत होने दो। संसद सत्र के शुरुआती 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके भाई। उधर मोदी न सिर्फ विपक्ष को निपटाए बैठे हैं बल्कि अपने हर चैलेंज को निपटाए जा रहे हैं। जैसे आज महाराष्ट्र का मैटर उन्होंने सेटल कर दिया। महाराष्ट्र के नतीजे आए 4 दिन हो चुके थे। सब पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, शिंदे होंगे, फडणवीस होंगे, कौन होगा भाई। कहा जाने लगा कहीं आपसी तनातनी तो नहीं चल रही, शिंदे महायुति छोड़ तो नहीं देंगे। लेकिन आज खुद एकनाथ शिंदे सामने आए। शिंदे ने कहा कि उनकी पीएम मोदी से फोन पर बात हो गई और शिंदे ने कह दिया कि बीजेपी का सीएम बन जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो मोदी के फैसले के साथ। यह होता है नेता पर भरोसा, क्योंकि शिंदे को भी पता है कि नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे वो महाराष्ट्र के हित में लेंगे, देश के हित में लेंगे। जिस वक्त इंडी गठबंधन महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर झूठ फैलाने में लगा है, उस वक्त नरेंद्र मोदी यह सोच रहे हैं कि वो नेता कौन हो सकता है जो आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र को बेहतर लीड कर सके। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से गठबंधन को सेट किया, उसका असर यह हुआ कि खुद सिटिंग सीएम एकनाथ शिंदे ने आकर ऐलान किया कि कोई नाराजगी नहीं है भाई, उनकी पीएम मोदी और अमित शाह से बात हो गई है, बीजेपी जिसे सीएम बनाएगी उसे सपोर्ट कर देगी। एकनाथ शिंदे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके चेहरे पर कोई निराशा या नाराजगी भी नहीं दिखी। अच्छा, जब खबर आई कि एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो कई लोगों को लगा कि अरे बाप रे, अब होगा बवाल, कह देंगे कि नहीं सीएम पद चाहिए, नहीं ये नहीं वो। एकनाथ शिंदे आए और सीधा सरेंडर कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो करें सब मंजूर। ना तो ऐसा लगा कि उनके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, ना ही वो भारी मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। उल्टे एकनाथ शिंदे तो पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे। यह तक कह दिया कि पीएम मोदी और अमित शाह उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। एक बार सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि बिना किसी सियासी ड्रामे के महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बन जाना कैसे कोई छोटी बात नहीं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी वो आपका निर्णय अंतिम लेता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने क्लियर कर दिया कि कैंडिडेट मोदी और शाह तय करेंगे सीएम पद का, और उनका कैंडिडेट होगा, मतलब एक तरह से इशारा कर दिया उन्होंने कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग एकनाथ शिंदे के इस ऐलान को यह कहकर हल्का कर सकते हैं कि जब बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं तो सीएम तो उनका ही ना बनेगा, इसमें बड़ी बात क्या होगी। ऐसे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में तो इंडी गठबंधन नतीजे आने के पहले ही सीएम की कुर्सी को लेकर झगड़ रहा था। यहां जीत गए हैं तब भी नहीं झगड़ रहे। और आप झारखंड का उदाहरण देखिए, वहां हेमंत सोरेन जब जेल गए तो अपनी जगह चंपई सोरेन को सीएम बनाकर गए। जेल से बाहर आए तो उन्हें आसानी से सीएम की गद्दी नहीं मिल पाई, चंपई सोरेन ने बगावत कर दी थी। इस तरह का कुर्सी का मोह होता है नेताओं में। लेकिन यह बीजेपी है, यह नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है। कभी नीतीश कुमार पैर छू लेते हैं, कभी एकनाथ शिंदे सरेंडर कर देते हैं। कभी बीजेपी गुजरात में चुनाव के पहले पूरी की पूरी मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट बदल देती है, उत्तराखंड में 3-3 सीएम बदल देती है, लेकिन कोई चू चपड़ नहीं होती। यह है नरेंद्र मोदी में विश्वास, उनके खुद के पार्टी के लोगों का, उनके खुद के गठबंधन के लोगों का।
यानी सत्ता का परिवर्तन करना आसान बात नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी शाह की जोड़ी ने सब कुछ आराम से करवा दिया। यही अगर इंडी गठबंधन होता, आप लिख के ले लीजिए, आपस में लड़ मर गए होते ये लोग, क्योंकि वहां कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करता, सबके अपने अपने मतलब हैं और मतलब की यारी है। यही वजह है कि पब्लिक इन पे भरोसा नहीं कर पाती, और भरोसा नहीं करती तो हारते हैं, फिर उसके बाद रोना रोते हैं। वैसे तो एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी हर कोई चाहता ही होगा कि मुख्यमंत्री शिंदे बने, लेकिन जैसे बीजेपी ने गठबंधन एकनाथ शिंदे के साथ अपना गठबंधन धर्म निभाया था, उसी का लिहाज आज एकनाथ शिंदे को भी रखना था। जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आए थे तो बीजेपी ने ज्यादा विधायक होते हुए भी सीएम पद एकनाथ शिंदे को दिया था भाई। तब बीजेपी चाहती तो सीएम पद अपने पास रख सकती थी, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना सकती थी, लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर उन्हें मजबूत किया, एक नई शिवसेना को आगे बढ़ाने में मदद की। महाराष्ट्र में अब आगे का प्लान क्या है आपको वो भी बताता हूं। कल दिल्ली में महायुति के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। इस बैठक में अमित शाह गठबंधन के सहयोगियों को सीएम फेस के बारे में बता देंगे। सीएम को लेकर फैसला करीब करीब हो चुका है कहा जा रहा है। सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय कहा जा रहा है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ भी सरप्राइज आ सकता है। सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर यह है कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम कौन होगा यह आधिकारिक तौर पर कल क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा, फिर नई सरकार में उनकी भूमिका क्या होगी। भाई अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर क्या बनेंगे? क्या नई सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या नई सरकार में वो गृह मंत्रालय ले लेंगे? ऐसी भी चर्चा थी कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में पद दिया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट में जाने की बात से एकनाथ शिंदे ने इशारों में इनकार कर दिया। आज एकनाथ शिंदे ने सीएम पद पर सरेंडर करके अपना कद भी और बढ़ा लिया, क्योंकि साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने सीएम की इसी कुर्सी के लिए सालों पुराना बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। भाई जिस कांग्रेस को बाला साहब ठाकरे फूटी आंख पसंद नहीं करते थे, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया उद्धव ठाकरे ने एक सीएम की कुर्सी के लिए। आप सोचिए उस एकनाथ शिंदे का कद अपने नेताओं में, अपने लोगों में कितना बढ़ गया कि जिस एक कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा को जमीन में गाड़ दिया, उस कुर्सी को एकनाथ शिंदे ने साइड लगा दिया। नहीं, जो मोदी शाह बोलेंगे वो करेंगे भाई, गठबंधन जरूरी है। एकनाथ शिंदे ने कोई गलती नहीं की जो उद्धव ठाकरे ने की, इसलिए आज देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की तारीफ की। कि हमारे महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं, और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित। एक तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र का मामला सेट कर दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो महाराष्ट्र में मिली बड़ी हार से भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं। भाई कांग्रेस की सुई आज भी अडानी और ईवीएम से आगे नहीं बढ़ पा रही। राजीव गांधी का एक पुराना वीडियो कैसे कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज का वीडियो तो देखिए। आज भी कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह काम ही नहीं हो पाए। आज संसद पहुंचे राहुल गांधी ने फिर से गौतम अडानी की गिरफ्तारी की बात कही। हालांकि राहुल गांधी अडानी करते रहे, उधर अडानी का शेयर चढ़ता गया, उसकी वजह भी बताऊंगा, लेकिन एक बार सुनिए पहले राहुल गांधी को, फिर बताता हूं कि आज गौतम अडानी ने ऐसा क्या किया या क्या कह दिया कि पूरा खेल पलट गया। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. गौतम अडानी पर संसद में जो शोर हो रहा है उसके बीच आज अडानी ग्रुप ने जो सफाई दी है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने रिश्वत और भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उन्हें बेबुनियाद और गलत कहा।
अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास 5 मामले। आरोप नंबर 1 और 5 में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, ग्रीन के सीईओ विनीत जैन तक का नाम तक नहीं। आरोप नंबर 1 है वो रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, और आरोप नंबर 5 न्याय में बाधा डालने की साजिश से जुड़ा है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि बाकी जिन 3 आरोपों में गौतम अडानी और सागर अडानी का नाम है, वो तो ऐसे आरोप है जिसमें दोषी पाए जाने पर जुर्माना भरना होता है, और ये आरोप रिश्वत देने जैसे गंभीर भी नहीं है। अडानी पर लगे आरोपों को लेकर आज वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि उन्होंने अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे आरोपों से जुड़े दस्तावेजों को पढ़ा है। मुकुल रोहतगी के मुताबिक अडानी के खिलाफ जो चार्जशीट है उसमें उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि किसे रिश्वत दी गई, किस तरीके से रिश्वत दी गई। एक बार सुनिए मुकुल रोहतगी को भी। अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। दरअसल दिक्कत यह है कि राहुल गांधी पिछले 10 साल से खिचड़ी को बिरयानी बना के बेचने का प्रयास कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं खिचड़ी रखूंगा और कहूंगा ये बिरयानी है, बिरयानी है, बिरयानी है, पब्लिक मानेगी, खरीदेगी, मेरा फायदा होगा। पब्लिक मूर्ख बैठी है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि खिचड़ी है कि बिरयानी है, तो वो नकार देती है कि हटाओ, ये बिरयानी नहीं है, क्या बोल रहे हो। तो कहते हैं कि मोदी मेरी बिरयानी नहीं बिकने दे रहे। अरे पहले बिरयानी बनाइए। तो शेयर मार्केट को भी समझ आ गया है कि कांग्रेस और इकोसिस्टम की बात पर कितना भरोसा करना है और कितना नहीं, और इसलिए अडानी ग्रुप की जैसे ही सफाई आई, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में तेजी आ गई। बुधवार को ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया। ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में 4% से लेकर 20% तक की तेजी आ गई। अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों, अडानी टोटल, अडानी पावर, अडानी एनर्जी और अडानी ग्रीन में बुधवार को अपर सर्किट लग गया भाई। बुधवार के निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स में अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स दोनों शामिल रहे। यानी मार्केट भी समझ गया है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि यहां गड़बड़ हुई है, इसका मतलब यहां कुछ तो ठीक हुआ होगा। इसी बीच गौतम अडानी के लिए एक और राहत की खबर है। अमेरिका में रहने वाले वरिष्ठ वकील ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहा केस भी वापस हो सकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने दावा किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की टीम को लगे कि कोई मुकदमा बदले की भावना से किया गया है, किसी विरोधी को निशाना बनाने के लिए कानून का सहारा लिया गया है, तो ऐसे मुकदमों को वापस लिया जा सकता है। यानी अगर रवि बत्रा के दावे को सही माने तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गौतम अडानी को अमेरिका में चल रहे केस में राहत मिल सकती है। लेकिन इस सबके बावजूद गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस रटी रटाए बातें कर रही है। गौतम अडानी की तरफ से जो सफाई है, वरिष्ठ वकील ने जो कहा है, उसे कांग्रेस ने यह कहकर खारिज कर दिया कि एक इकोसिस्टम गौतम अडानी को बचाने के लिए एक्टिव हो गया। अरे बॉस, इकोसिस्टम तो फंसाने में लगा हुआ है, वो तो दिख रहा है। बचाने में तो फैक्ट्स की बात हो रही है भाई। वो बचाना कैसे हुआ, फैक्ट्स बताना। आज भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर दिया कि गौतम अडानी भारत में सेफ हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें बचा रहे हैं। एक बार सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। यहां पर वो क्यों सेफ है और कैसे सेफ है, यहां पर उनसे कोई एजेंसी सवाल नहीं पूछ रही है। सदन में उनका नाम ले लो, चर्चा तो बड़ी दूर की बात है, नाम ले लो तो सदन स्थगित हुआ जा रहा है। सभापति चीख चीख कर कह रहे हैं कुछ चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। उनके लिए नियम कानून बदले जा रहे हैं। उनके लिए पूरी सरकार, सारे मंत्री, सारे सांसद उनकी पैरवी करते घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में उतरी हुई है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा की जान एक तोते में है और उस तोते का नाम अडानी है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। अच्छा, कोई कांग्रेस पार्टी से यह भी पूछे कि चलिए मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि नरेंद्र मोदी अडानी पर जांच नहीं होने दे, लेकिन रिश्वत जिन राज्यों में दिया गया उस वक्त उनमें से कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जैसे छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में इनके गठबंधन की सरकार थी। तो राहुल गांधी अपने नेताओं पे एक्शन ले लें, भूपेश बघेल पे एक्शन लेके दिखाएं।
डीएमके के अपने साथी पर एक्शन लेके दिखाएं, उनसे कहेंगे हे हटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम पे ऐसा गंभीर आरोप लगा करके दिखाएं ना। लेकिन चूंकि कहानी अडानी वाली बेचनी है तो अपने लोगों पे कुछ नहीं कह रहे। राहुल गांधी तो ये चाहते हैं कि सिर्फ आरोप लगने भर से गौतम अडानी को जेल में डाल दिया जाए। राहुल गांधी की इसी राजनीति की वजह से प्रेशर में आकर तेलंगाना सरकार ने भी गौतम अडानी से मिली 100 करोड़ की डोनेशन को वापस कर दिया। यह एक तरीके से देश के उद्योगपतियों पर अटैक है, लेकिन ऐसी राजनीति के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान देश का ही होता है, उन राज्यों की अर्थव्यवस्था का होता है। उद्योगपति ऐसे राज्यों से दूर भागने लगते हैं। मैं आपको पश्चिम बंगाल के उदाहरण से समझाता हूं। भाई एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल देश का मुख्य इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाती थी, लेकिन पॉलिटिकल टारगेटिंग की वजह से उद्योगपति बंगाल से दूर भागने लगे। सबसे पहले उद्योगपतियों को टारगेट करने का काम लेफ्ट सरकार में हुआ और फिर ममता बनर्जी आई तो उन्होंने भी वही काम किया। आजादी के वक्त पूरे देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 24% पश्चिम बंगाल से होता था। अब इसी पॉलिटिक्स की वजह से यह घटकर 3.5% पे आ गया। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट 2021 वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2021 के बीच कुल 21,521 इंडस्ट्रीज पश्चिम बंगाल में बंद हो चुकी हैं और इसमें से 271 बड़ी इंडस्ट्रीज थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पिछले 7 साल में इनफॉर्मल सेक्टर में 30 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। 1960 में देश की जीडीपी में पश्चिम बंगाल का शेयर 10.5% हुआ करता था, जो कि 2023-24 में घटकर 5.6% रह गया है। देश की तुलना में पश्चिम बंगाल की पर कैपिटा इनकम 1960 में 127% होती थी, जो कि आज घटकर 83% के करीब रह गई। और आप सबको यह याद होगा कि कैसे ममता बनर्जी के आंदोलन के प्रेशर में टाटा को अपनी नैनो की फैक्ट्री बंगाल से हटाकर गुजरात ले जानी पड़ी। आज हालत यह है कि टाटा का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बंगाल के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस वक्त देश भर में तेलंगाना का हैदराबाद आईटी हब माना जाता है। वहां आईटी की 1500 से ज्यादा कंपनियां हैं। देश के लाखों युवा इन कंपनियों में काम करते हैं। अगर वहां भी ऐसा ही उद्योगपतियों पर टारगेटिंग का ट्रेंड रहने लगा तो हैदराबाद की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये राहुल गांधी को कौन समझाए? किसी ने गाय का निबंध याद दिला दिया है, वो गाय के निबंध से आगे ही नहीं बढ़ते। कुछ पूछो भाई, गाय हमारी माता है से आप शुरू करते हैं। अडानी से शुरू करते हैं। अडानी के अलावा कांग्रेस महाराष्ट्र में हार के बाद ईवीएम का भी रोना रो रही है। ईवीएम के विरोध में कांग्रेस अब एक कदम आगे निकल गई है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस बड़ा अभियान छेड़ने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में अभियान चला जाएगा। लेकिन कांग्रेस की यह मुहिम शुरू हो उससे पहले ही एक वीडियो कांग्रेस के ईवीएम विलाप पर भारी पड़ गया। यह वीडियो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का है, जिसमें वो साल 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी के दौर में तो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। उस वक्त तो खुद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर भी वो बैलेट पेपर से चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। और आज उन्हीं की पार्टी दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। यानी ईवीएम हो या बैलेट पेपर, कांग्रेस से हार बर्दाश्त नहीं होती, गांधी परिवार से हार बर्दाश्त नहीं होती। पिता राजीव गांधी बैलेट पेपर को कोस रहे थे, बेटे राहुल गांधी ईवीएम को कोस रहे। एक बार सुनिए राजीव गांधी ने तब क्या कहा था और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% से 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। सीधा हिसाब यह है कि कांग्रेस को जिस चीज से वो हार रही है वो पसंद नहीं, अपनी गलतियां देखनी नहीं है। भाई राजीव गांधी को तो 89 सीट बीजेपी की हजम नहीं हो रही थी। राहुल गांधी को या उनकी पार्टी को अभी
200 सीट हजम नहीं हो रही है महाराष्ट्र वाली, क्या कीजिएगा? हाजमा आपका खराब है बॉस, आपको अपने हाजमे का सिस्टम ठीक करना है। सामने वाले को गाली देके और सिस्टम को गाली देके क्या होगा? जिस तरह से कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए, उस पर बीजेपी ने आज उनकी खूब खिंचाई। बीजेपी ने कहा कि जिन्हें ईवीएम नहीं चाहिए, जुडिशरी नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए, जब कुछ यहां का चाहिए ही नहीं तो चले जाए मंगल ग्रह पर, वहां पर कुर्सी लगा दें, राहुल गांधी बैठ जाए। सुनिए संबित पात्रा। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए। आप तो बता रहे थे जुडिशियरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। यार मंगल ग्रह तो कोई क्या ही जाएगा, लेकिन जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की होती जा रही है वो देश देख रहा है और ये स्थिति अच्छी नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल को लेकर कुछ लोग मुसलमानों के नाम पर खूब छाती पीट रहे हैं। हमदर्दी दिखाकर इनके बीच मुसलमानों के रहनुमा बनने की होड़ लगी है भाई। लेकिन योगी ने भी क्लियर बता दिया कि कितना छाती पीटना चाहते हो पीट लो, पत्थरबाजों और दंगाइयों को तो छोड़ूंगा नहीं, सबका इलाज होगा, सबका हिसाब होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ योगी बर्दाश्त नहीं करते, यह उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसके बाद संभल हिंसा के सारे पत्थरबाजों में हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि ये इस गलतफहमी में थे कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उनको लग रहा था कि हमारे नेता आएंगे, सामने खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड हो जाएंगे। योगी के सामने ये सब नहीं चलता भाई। बुलडोजर भी अब चल नहीं रहा है, तो इनके मन में था कि भाई जो आएगा वो करेंगे, लेकिन एक एक पत्थरबाज का हिसाब योगी कर देंगे, ये क्लियर हो गया। पत्थरबाजों के नाम के साथ उनकी पिक्चर रिलीज कर दी गई है। अब इनकी असली पिक्चर बनाएगी यूपी पुलिस, क्योंकि योगी का मैसेज क्लियर है कि संभल के पत्थरबाजों में फरहान हो या फरहाना, सलमान हो या सलमा, पत्थरबाजी करके हिंसा और दंगा फैलाया है तो अब एक्शन के लिए भी तैयार रहो। भाई पत्थर चलाने का कलेजा है तो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई होगी उसको भी सहने का कलेजा रखो। इतने से ही पत्थरबाजों के सारे हमदर्द तड़प उठे। संभल में सनातन की लड़ाई लड़ रहे वकील विष्णु जैन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए संभल हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ कैसे सबको टाइट किए हुए। जहां एक तरफ हिंसा की पूरी रिपोर्ट लखनऊ भेज दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा में शामिल दंगाइयों के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए गए। लोगों से संभल हिंसा के इन आरोपियों की पहचान करने की अपील की गई। अब तक संभल हिंसा के 27 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके, जबकि सीसीटीवी कैमरों और दूसरी फुटेज की मदद से 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की गई। अब पब्लिक प्लेसेस पर संभल हिंसा के इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगा रहे हैं। हीरो बनने का शौक था ना, तो पोस्टर लग रहा है तुम्हारा। खबर है कि इन आरोपियों की पहचान बताने के लिए इनाम भी घोषित किया जा सकता है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि संभल हिंसा के आरोपियों से नुकसान की वसूली भी करेंगे। सीएम योगी लगातार कहते रहे कि यूपी में हिंसा भड़काने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए संभल के मामले में भी पुलिस ने साफ कह दिया कि हिंसा के जिम्मेदार हर शख्स पर सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो हिंसा के लिए उकसाने वाले लोग हैं या फिर हिंसा में शामिल लोग। मुरादाबाद के कमिश्नर को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं संभल मामले में नया खुलासा क्या हुआ है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चीज करेंगे। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ तक जो गुटों का या जातिगत संघर्ष है उसके पहलू पर जैसे साक्ष्य आएंगे, हम जांच कर रहे हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जैसे जैसे संभल हिंसा की जांच आगे बढ़ रही, हिंसा को लेकर हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के पास हुई हिंसा का एक नया वीडियो पुलिस के हाथ लगा है। इस वीडियो में एक घर की छत पर खड़ी महिलाएं पुलिस पर पत्थर बरसाती नजर आ रही हैं। आप देखिए, चाची जो है वो छते से फेंके जा रही हैं, दन दन फेंक रही हैं पत्थर। दावा किया जा रहा है कि जिस घर के पास ये महिलाएं पत्थरबाजी कर रही हैं वो घर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के घर के बिल्कुल पास है। अब बताइए, नीचे ये लोग पत्थर चला रहे हैं, कोई बंदूक चलाता दिख रहा है, यहां महिलाएं पत्थर चला रही हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर पत्थरबाजी में शामिल महिलाओं की तलाश कर रही है। इस बीच इसी इलाके की 3 पत्थरबाज महिलाओं की पुलिस गिरफ्तारी भी कर चुकी है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी रुकैया,
फरहाना और नजराना उन महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने हिंसा वाले दिन पुलिस पर जमकर पत्थर चलाए थे। अब तीनों जो हैं वो गिरफ्तार कर ली गई और उसमें से तो सब उम्रदराज हैं भाई। ऐसा नहीं है कि कोई यूथ वाला मामला है कि खून उबाल मार गया। सोचिए, महिलाएं पत्थर चला रही। संभल पुलिस ने उन पत्थरबाजों के नाम और तस्वीरें जारी की हैं जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। अब पुलिस जेल भेजे जा चुके आफताब, बाबू, फरदीन, फिरोज, गुलबुद्दीन, गुलफाम, हैदर, नदीम, रहमान, रेहान, सलीम, सलमान, समीर, शादाब, सुल्तान, आरिफ, तहजीब, याकूब और यामीन के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी। ये सारे भाई अब जेल में। यानी संभल हिंसा के आरोपी जहां भी छिपे हैं, अब वो बचते तो नहीं दिख रहे। आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। सीसीटीवी और वीडियो में जो आरोपी दिख रहे हैं उनके पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन जिनकी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं वो भी पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। मतलब ये नहीं कि वो बच जाएंगे। 24 नवंबर को हिंसा वाली जगह यानी जामा मस्जिद के आसपास जिनके मोबाइल फोन एक्टिव थे, उनका भी डेटा जुटाया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि हिंसा वाले दिन कई ऐसे मोबाइल नंबर मस्जिद के आसपास एक्टिव मिले जिनका उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भाई लोग सोच रहे हैं कि हमारी तो फोटो नहीं आई, हमारी तो किस्मत चमक गई, हम बच गए, मोबाइल नेटवर्क उसका क्या। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जबकि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी पुलिस के हाथ लगी है जिनके जरिए लोगों को भड़काया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के 25 से ज्यादा मोबाइल फोन्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इन फोन से डिलीट डेटा को रिकवर किया जाएगा ताकि हिंसा की प्लानिंग का पता चल सके। संभल में शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे हुआ वो भी कानून के तहत हुआ, कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद हुआ और संभल हिंसा को लेकर पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो भी सबूत जुटाने के बाद हो रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को या तो पुलिस की ओर से जारी सबूत नजर आ नहीं रहे या वो देखना नहीं चाह रहे, क्योंकि अपने वोट बैंक के छिटक जाने का खतरा दिखता है उन्हें। आज भी अखिलेश यादव ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का आधार साक्ष्य होना चाहिए, स्वप्न नहीं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय संभल हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों और स्वप्न पर आधारित सर्वे कराने वालों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करे कि इस देश का अमन चैन छीनने वाले नकारात्मक तत्व फिर कभी सिर ना उठा सके। वकील पे कार्रवाई हो जाए, सर्वे करवाने वाले पे कार्रवाई हो जाए, पत्थर चलाने वाले पे कार्रवाई हो, ये नहीं लिखे। आप सोचिए ना बॉस, इन लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ती है। ये जो आपराधिक छवि के लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं, उनको हिम्मत यहीं से तो मिलती है। भाई उसके दिमाग में क्या है, उसको लगता है कि मैंने पत्थर चलाया तो क्या ही गलत किया। मेरा नेता तो कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने लिखा क्या कि मैंने गलत किया। तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को हीरो माने बैठा है, तो फिर पत्थर चलाएगा, फिर गोली चलाएगा। ये तो मुसलमानों को समझना चाहिए भाई कि तुम्हारे जो आपके साथ खड़े दिखने वाले नेता हैं वो तो बाहर है भाई, बंगले में रह रहे हैं। आपका बेटा गया जेल पत्थर चलाकर, क्या मिला उसको। साफ है अखिलेश यादव के निशाने पर संभल में सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन। कैसे संभल हिंसा पर हो रही बयानबाजी से विष्णु जैन की जान खतरे में आ गई और उन्हें सोशल मीडिया पर आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, इसके बारे में आज आपको आगे बताऊं। पहले सुनिए अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव किस तरह संभल हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं। आतंकियों से भाई। और संभल से अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद और हिंसा के मामले में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क पुलिस की कार्रवाई से किस तरह भड़के हुए हैं, यह भी अपने आप में बताता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होती है। अखिलेश यादव की बेचैनी ज्यादा है, इसलिए वो सपरिवार संभल हिंसा के लिए योगी सरकार को घेरने में जुट गए। दूसरी तरफ संभल जाने का ऐलान कर चुके राहुल गांधी ने फिलहाल अपनी पार्टी के सांसद इमरान मसूद को आगे कर दिया, जो लगातार संभल हिंसा के लिए मस्जिद के सर्वे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुनिए संभल हिंसा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा और उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या जवाब दिया। जितना हमारे में दम है हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लड़ेंगे। देश के अंदर जो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए हम लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की पत्थरबाजी होगी तो उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा। बिल्कुल एक बात, पत्थरबाजी जो जाकर के आप जाकर के मुझे बताइए, वहाँ सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम के साथ वो लोग असामाजिक तत्व क्यों गए, क्यों नारेबाजी की वहाँ जाकर के मस्जिद में। आप मस्जिद में जाकर के दूसरे की भावनाओं का हाथ क्यों कर रहे हैं। अगर आपकी भावना हाथ होती है तो दूसरे की भी तो होती है ना। क्यों कर रहे थे, कौन थे वो लोग, कौन गए थे मस्जिद में नारेबाजी करने के लिए। पहली बात तो ये है
कि गोली की चर्चा सब कर रहे हैं, ये चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। आखिर वो भीड़ जुटी कैसे? आखिर वो भीड़ पत्थरों के साथ कैसे सजग हुई? इमरान मसूद जिनके मन में दिमाग में जिहाद छुपा हो, वही है ना जिन्होंने कहा था कि मोदी का सर तन से जुदा करने वालों को इनाम दूंगा। ये क्या बोले? इनको तो शर्म करनी चाहिए। इनको ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता। आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे, आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। हल जल रहा है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई। संभल में 3 दिन पहले जो हिंसा हुई, उसके बाद एक इकोसिस्टम मोदी योगी को घेरने के लिए नैरेटिव सेट करने में जुटा है। इसी इकोसिस्टम से जुड़े कुछ लोगों की बयानबाजी की वजह से जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की जान भी खतरे में पड़ गई। विष्णु जैन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है भाई। मोहम्मद जावेद नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए विष्णु जैन को आतंकी बता दिया, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। मोहम्मद जावेद ने विष्णु जैन को संभल हिंसा में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया। इसी तरह फैज नाम के एक यूजर ने भी ट्वीट करके विष्णु जैन को आतंकवादी बताते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। यानी विष्णु जैन कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे में चले जाएं तो वो आतंकवादी, और जो पत्थर चला रहे हैं, जो गोली चला रहे हैं, वो मासूम। विष्णु जैन के खिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कैंपेन नहीं चल रहा, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही। खुद विष्णु जैन ने बताया कि एक वर्ग विशेष के लोग उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, जबकि बात किसी से छुपी नहीं कि विष्णु शंकर जैन कोई अपने घर की लड़ाई लड़ने के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं पहुंचे थे। उन्हें तो हिंदू पक्ष ने अपना वकील बनाया है और कोर्ट की मंजूरी के बाद ही वो सर्वे के लिए मस्जिद पहुंचे थे। और लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो मस्जिद पक्ष के वकील हैं, उनको पता था कि उस दिन सुबह सर्वे होने वाला है। वो खुद वहां पहुंचे थे, साथ में गए थे। अगर जानकारी नहीं थी तो कैसे पहुंच गए सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष के वकील? लेकिन विष्णु शंकर जैन का एक वीडियो भी शेयर करके उनके खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि विष्णु शंकर जैन के साथ मौजूद भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद पहुंची, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा। विष्णु शंकर जैन ने इस वीडियो की भी सच्चाई बता दी। उनका कहना है कि उनका जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो उस वक्त का है जब भीड़ के बीच से पुलिस उन्हें किसी तरह बचाकर नजदीक के पुलिस स्टेशन ला चुकी थी और वो पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे। यानी इस भीड़ और इस नारे की वजह से दंगे नहीं हुए। ये तो तब का वीडियो जब ऑलरेडी दंगा चल रहा था और पुलिस वहां से उनको बचा के निकाल रही थी। विष्णु शंकर जैन ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन और उन्हें मिल रही धमकियों के लिए समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया। और जो लोग कह रहे हैं कि वहां भड़काऊ नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे थे। पहले तो दंगा ऑलरेडी चल रहा था, बिना किसी नारे के चल रहा था, पत्थरबाजी ऑलरेडी चल रही थी। विष्णु जैन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इस वीडियो में। झूठ फैलाया जा रहा है कि यह सुबह का वीडियो है, यह दोपहर का वीडियो है। और जय श्री राम का नारा सुन के इतना खून खौल गया कि पत्थरबाजी होने लगी, गोली चलने लगी। कहने को तो गंगा जमुनी तहजीब है, और किसी ने 4 जय श्री राम के नारे लगा दिए तो इतना बवाल मच जाएगा। एक बार आप सुनिए विष्णु शंकर जैन को भी। देखिए, इस धमकी का सबसे मूल कारण है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ ओवैसी जी और वहां के जो कंसर्न एमपी हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये सारे लोग होंगे। उसका कारण है इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलाई है। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई है कि मैं जब वहां पे सर्वे करने जा रहा था तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा था और एक भीड़ को लेकर जा रहा था जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया और जिसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना मुझे लगता है सरासर गलत है। सुबह 7:30 बजे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, वहां के कंसर्न सर्किल ऑफिसर, एसपी, मस्जिद कमेटी के वकील, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, ये सारे लोग साथ गए थे
और उस एरिया से गए थे कोतवाली पुलिस स्टेशन से, जो कॉर्डन ऑफ हो चुका था, और वहां से साथ हमारी एंट्री हुई थी। हमारे मोबाइल फोन्स भी पीआरओ एसपी के पास रखे गए थे। तो ये बोलना कि मैं वहां पे जो गया तब जय श्री राम के मैं नारे लगा रहा था और मेरे साथ भीड़ थी जो जय श्री राम के नारे लगाई थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया, ये एकदम गलत है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को जो लेकर जो विवाद हो रहा है, उसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर संभल की शाही जामा मस्जिद बनी है, वहां पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष के 8 लोग इस मामले को लेकर संभल की कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन की मदद से एक याचिका दायर की गई। हिंदू पक्ष ने उस जगह पर मस्जिद से पहले मंदिर होने के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिन्हें देखने के बाद कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे को मंजूरी दी। हिंदू पक्ष ने इतिहास का हवाला देते हुए दावा किया कि संभल में जिस जगह पर आज शाही जामा मस्जिद मौजूद है, वहां पर पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में 11वीं शताब्दी के दौरान श्री हरिहर मंदिर बना। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान ने संभल को अपने राज्य की दूसरी राजधानी का दर्जा भी दिया। ऐतिहासिक दस्तावेजों की दलील देते हुए हिंदू पक्ष ने दावा किया कि बाद में मुगल शासक बाबर के आदेश पर साल 1529 में श्री हरि मंदिर को तोड़वा दिया गया और मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने उस दस्तावेज को सबूत बनाया है जो खुद मुगल शासक बाबर ने लिखा था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाबर ने बाबरनामा में भी संभल की इस मस्जिद का जिक्र किया है। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी में पेज नंबर 687 पर बाबर के संभल जाने का जिक्र है। बाबरनामा में लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था और बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में बदल दिया। बाबरनामा में लिखा है कि मस्जिद के शिलालेख से मेल खाती हुई बातें, जिसमें मीर हिंदू बेग का नाम और 933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण की बात कही गई। यह वही वक्त है जब बाबर मुगल सल्तनत की स्थापना कर चुका था। तो बाबर तो खुद गवाही देके गया भाई, कम से कम बाबर की तो सुन लो। हिंदू पक्ष ने बाबरनामा के साथ ही बाबर के बेटे अकबर के शासनकाल में लिखे गए आईने अकबरी का भी जिक्र किया। आईने अकबरी में इसको लिखकर लिखा गया है कि संभल शहर में हरिमंडल नाम का एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है। उसको उसके वंशजों में से 10वां अवतार इस स्थान पर प्रकट होगा। यही नहीं, संभल में मस्जिद की जगह पहले मंदिर होने के दावे को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट में संभल का पुराना नक्शा भी सबूत के तौर पर जमा किया। आप भी संभल के इस नक्शे को देखिए। यह संभल का पुराना नक्शा है जिसमें दावा है कि शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर दिख रहा है। इस नक्शे में मंदिर के साथ 68 तीर्थ और 19 कूप भी दिखाई दे रहे हैं। नक्शे के ऊपर शक संवत 987 लिखा हुआ है। अगर इसे ईस्वी में बदलें तो इसमें 78 साल जोड़ने पड़ते हैं, यानी यह नक्शा 1065 ईस्वी का है, आज से करीब 1100 साल पहले का। जबकि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि यहां तो शुरू से ही मस्जिद थी। इस नक्शे के अलावा सरकारी गैजेट में और क्या क्या है वो भी देखिए। इसमें लिखा है कि यह निर्विवाद है कि संभल बहुत पहले हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल था। नगर के केंद्र में स्थित कोट पर विष्णु जी का एक प्रसिद्ध मंदिर था जिसे हरि मंदिर कहा जाता था। इसके निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज, राजा जगत सिंह और राजा विक्रम सेन के पोते नाहर सिंह को दिया जाता है। यह मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है और उसकी जगह एक बहुत ही शानदार मस्जिद ने ले ली है। यह सरकारी दस्तावेज में संभल में जिस जगह पर हरि मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उस मंदिर का हिंदुओं के लिए कितना धार्मिक महत्व है, आप यह भी समझिए। यह मंदिर हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय है और इसकी भविष्यवाणी कल की अवतार से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इसी श्री हरिहर मंदिर में भगवान विष्णु का कल की अवतार होना है। विष्णु भगवान को समर्पित श्री हरिहर मंदिर कल की अवतार को ही समर्पित था। कई पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी श्री हरिहर मंदिर का जिक्र मिलता है। यह मंदिर सैकड़ों सालों तक हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व का स्थान रहा है। श्री हरिहर मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण सृष्टि के आरंभ में भगवान विश्वकर्मा ने किया था। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता का प्रतीक बताया गया। मान्यता के अनुसार कलयुग का अंत करने और सतयुग की शुरुआत करने के लिए कल्कि संभल में प्रकट हो। संभल का भी धर्मशास्त्रों में जिक्र है और अलग अलग युग में संभल के अलग अलग नाम रहे। संभल को सतयुग में संभलेश्वर, त्रेता युग में महादिगिरी, द्वापर युग में पिंगला और कलयुग में संभल बताया गया है। आप सोचिए, इतने सबूत कोर्ट को दिखाए गए तब जाकर यह सर्वे हो रहा और उस पर तमाशा हो रहा है। बॉस, एक बात सोचिए, एक सवाल पूछता हूं, यह कौन सा सेक्युलरिज्म चल रहा है इस देश के अंदर कि एक वर्शिप एक्ट बनाकर हिंदुओं से तो कह दिया जाता है कि अब किसी मंदिर की बात मत करना, तुम जितना मिला लो और निकलो।
और वक्फ बोर्ड बनाकर, वक्फ एक्ट बनाकर मुसलमानों से कहा जाता है कि तुम्हारा जहां मन वहां दावा ठोक दो। ये कौन सा सेक्युलरिज्म का तराजू बराबर है भाई? और कितने कमाल की बात है कि आजादी के पहले मुसलमानों ने अलग देश मांगा तो उन्हें अलग देश मिला। भाई हिंदू का तो पूरी दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, बावजूद इसके करोड़ों हिंदुओं ने भारत में अपने लिए अलग से तो कुछ नहीं मांगा। भारत में रहने वाले मुसलमानों को अलग से वक्फ बोर्ड दे दिया गया। वक्फ बोर्ड का जहां मन करता है वो दावा ठोक सकता है। देश की संसद से लेकर इस्लाम आने के पहले के मंदिर हो, पूरा गांव हो, जहां मन वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते हैं ये लोग। लेकिन अगर हिंदू खुद के मंदिर जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाने के तमाम साक्ष्य हों, उसकी कानूनी लड़ाई भी लड़े तो वो कम्युनल हो जाता है। गंगा जमुनी तहजीब खतरे में पड़ जाती है। मतलब वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बता सकता है, लेकिन हिंदू खुद के मंदिरों को भी अपना नहीं कह सकता, कानूनी लड़ाई तक नहीं लड़ सकता। उसको वर्शिप एक्ट याद दिलाया जाता है। सनातन की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले विष्णु जैन को आतंकी बताया जाता है, जबकि पत्थरबाज मासूम बताए जाते हैं। विष्णु जैन हिंदुओं की बात करते हैं तो आतंकी हैं, लेकिन कोई खुद पर बम बांधकर मासूमों की जान भी ले ले तो आतंक का धर्म नहीं होता, यह बताया जाता है। सोचिए बॉस, एक बार तो सोचिए, यह कौन सा सेक्युलरिज्म चल रहा है इस देश में? तराजू बराबर है क्या? यही ईमानदारी है जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को 75 साल से खैरात टाइप में दे दी गई कि लो रखो और निकलो यहां से। हिंदू कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। नहीं नहीं नहीं, गंगा जमुनी तहजीब, देश में माहौल खराब हो जाएगा। तुम मंदिर की बात मत करो, वक्फ बोर्ड जहां मन वहां दावा ठोक दे, उससे माहौल खराब नहीं होता। क्या हिसाब है भाई?